गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप लोग ज्वाइन करते रहिए। तो एबीएफएम में मैं आपको बता दूं, वैसे तो एबीएफएम अगर देखा जाए ना तो इसका मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा आप पढ़ोगे ना पागल होने लगोगे। बट आईआईबीएफ ने जो एग्जाम का पैटर्न अभी तक देखा हुआ है मैंने, जो क्वेश्चंस रखते हैं वो उतना ज्यादा गहराई में वो उतरते नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, तो अपनी बात यहाँ पर आसानी से बन जाएगी, कोई मुश्किलाहट नहीं होने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Which of the following is categorized as a primary feature of डिवेंचर। डिवेंचर के प्राइमरी फीचर के बारे में इन्होंने पूछा है। 2 मॉड्यूल से नहीं पास हो पाएंगे सर, कम से कम 3 मॉड्यूल। कम से कम सर जो है 3 मॉड्यूल चाहिए अपने को। तीन में अगर आप चाहो तो सी को छोड़ दो, ए बी डी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे। पहला प्राइमरी फीचर है डिवेंचर्स के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, ऑप्शंस विद द इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक इन द पब्लिक होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है आपको बताना है। तो सर स्टेक इन द कंपनी होता है, पब्लिक नहीं। अगर आपने डिवेंचर खरीदा हुआ है तो आपको एक हिस्सेदारी मिल जाती है कंपनी में, बाकी सारी बातें सही हैं। सो सी इज द आंसर। 1, 2 एंड 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्रीमेंट डीड होती है, फिक्स टेनर होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन विद द इश्यूअर होता है, ऑप्शन विद द इन्वेस्टर होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते, स्टेक इन कंपनी, ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरीज ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को बेस्ड ऑन टेनर, बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन ब्ला ब्ला बाइफरकेट किया जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। बेस्ड ऑन टेनर बाइफरकेट करते हैं, बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी करते हैं, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी करते हैं, बेस्ड ऑन रेट्स करते हैं। तो सर बेस्ड ऑन रेट्स नहीं होता है, बाकी तीनों तरीके की बातें यहां पर होती हैं। डिवेंचर को बेस्ड ऑन टेनर, बेस्ड ऑन टेनर यानी कितना टाइम पीरियड है। देयर आर डिवेंचर स्पेसिफाइंग रिडेम्पशन विद कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और विद फिक्स्ड टेनर अंडर दिस काइंड, है ना। परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, कॉल ऑप्शंस आर आल्सो परमिटेड टू इश्यूज। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी होते हैं, मेनी टाइम्स ऑफर टू ऑफर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर। सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर इशूड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज ओवर द फिक्स्ड एसेट, लाइक दैट, ठीक है। इसके अलावा बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि जो डिवेंचर है उनको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी वगैरह में। टू प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव टू द इन्वेस्टर्स, द कंपनीज इशू partially or fully convertible debenture so that at future date upon conversion the debenture holders can be growth participant and also have voting rights, यानी कि उनको इक्विटी मिल जाती है। बेस्ड ऑन निगोशिएबिलिटी होता है, निगोशिएशन के आधार पर। द डिवेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड मोस्टली ट्रांसफरेबल बाय वे ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रांसफर फॉर्म, हाउएवर इन केस ऑफ वेयर डिवेंचर द ट्रांसफर टेक प्लेस बाय मेयर डिलीवरी। मतलब निगोशिएबिलिटी वही होता है जैसे चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक आपका, ठीक है, चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एफडी जो है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों? देखो चेक किसी को दे दो, किसी को इंडोर्स करके दे दो, लिख के दे दो फलाने तुम्हारा हुआ, तो उसका हो जाता है। लेकिन एफडी जो है किसी को लिख करके दे दो, कुछ होना ही नहीं है। तो एफडी इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझे निगोशिएबिलिटी का मतलब समझ गया ना, कि क्या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से, एफडी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? कभी कभी ऐसा हुआ है कि पापा आए और बेटे को नाम एफडी ट्रांसफर कर दी? नहीं, वो ब्रेक होगी फिर दूसरे के नाम से।
ठीक है, तो ये चीज है। तो बेस्ड ऑन निगोशिएबिलिटी, तो 4 तरीके से इसका जो है मतलब बेस्ड ऑन टेनर, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी, बेस्ड ऑन निगोशिएबिलिटी, इसको बाइफरकेट किया जाता है। आइडेंटिफाई द रेशियो शोन बिलो व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लवरेज। फाइनेंशियल लवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रेशियो यूज किए जा सकते हैं? नहीं नहीं सर, राजवीर सर बिल्कुल पास हो जाएंगे, घबराएं नहीं, पढ़िए जो है। ये पेपर आसान पड़ेगा सर, चिंता फ्री रहिए, ये पेपर आपको उतना मुश्किल नहीं देने वाला है। आई होप कि जब आप पेपर से निकले तो मुस्कुराएं। इस पेपर में बीएफए में थोड़ा रहता है। तो कौन कौन से रेशियो हैं जिन्हें फाइनेंशियल लेवरेज के लिए? तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू ईबीआई डीटीए रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और ड्यू पॉइंट रेशियो। तो ये सारे के सारे फ्रेंड जो है यूज किया सकते हैं। दीज ऑल फोर कैन बी यूज फॉर फाइनेंशियल लेवरेज सॉरी। तो यहां पर देखिए, एसेट, डेट टू एसेट रेशियो होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, उसके बाद में डेट टू ईबीआई डीटीए रेशियो होता है, 5 होते हैं। डेट टू ईबीआई डीटीए रेशियो होता है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है, जिसे इक्विटी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी होता है। तो ये इतनी सारी चीजें होती हैं। Which explains significance of financial leverage? इनमें से कौन से स्टेटमेंट फाइनेंशियल लेवरेज का सिग्निफिकेंस बताते हैं? सर मैंने बात की थी आईआईबीएफ से, और सॉरी आईआईबीएफ कह रहा हूँ, उसे क्लास प्लस जो कंपनी ऐप बनाई हुई है, पर वो रूटीन मेंटेनेंस है जो है, ध्यान दीजिएगा। ऐप जो है डाउन रहेगा, ऐप विल बी डाउन कल यानी कि 19 तारीख को रात 12 बजे से और 20 तारीख को सुबह 6 बजे तक जो है 6 AM तक डाउन रहेगा। लेकिन इस दौरान अगर आपने ऑफलाइन जो वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं ऑफलाइन वाले, वो सारे के सारे चलेंगे। तो आप 10 15 20 वीडियो अपने हिसाब से ऑफलाइन डाउनलोड करके रखिएगा। ऐप 6 घंटे नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ नया नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन डाउनलोडेड वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं वापस सर, पूरी तरह से प्रयास यही रहेगा कि वापस हर हाल में चल जाए, वरना आफत हो जाएगी, क्योंकि शुक्रवार हो जाएगा, है ना, शुक्रवार हो जाएगा और शनिवार को जो है एग्जाम, या रविवार को एग्जाम है। तो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहा है? तो सर देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है, स्ट्रेटजी टू एनहेंस अर्निंग पर शेयर इज बाई बारोइंग इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब ये कहते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है कि हम अर्निंग पर शेयर बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उधार लेकर के, कर्जा लेकर के बढ़ाना चाहते हैं, ना कि जो शेयर होल्डर है, जो मालिक है, वो खुद पैसा लेकर के आए। तो ये भी फाइनेंशियल लेवरेज की बात करता है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बाई मोर एसेट्स इज लोअर देन वैल्यू आर इनकम गेन फ्रॉम द एडिशनल एसेट्स। मतलब कहने का कि जो हम और अधिक एसेट खरीदेंगे, उनके लिए जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो कम रहती है, और उनसे जो हमें, जो एडिशनल एसेट हम लेकर आएंगे, उससे जो हमें गेन होगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो फायदे का सौदा रहती है, ठीक है। पहला, हम अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उधार लेकर के। कैसे? उधार लेकर के, शेयर जो कंपनी का मालिक है उससे पैसे नहीं लेना चाहते। तो ये भी फाइनेंशियल लेवरेज की बात हो रही। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? उधार लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाना। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बाई मोर एसेट, और एसेट खरीदने के लिए जो हमें पूंजी चाहिए, उस पूंजी को अरेंज करने में जो पैसा लगता है, जो कॉस्ट लगता है, जो इंटरेस्ट हम देते हैं, वो कम है देन जितना हम प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे हमने मान लो उधार लेकर के एक गाय खरीद ली, तो गाय से हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है, उतना जो है, उतना हमें, मान लो कि वो गाय हमें महीने का 20,000 कमा के देती है, और हम इंटरेस्ट यानी लोन जो भर रहे हैं उस गाय को खरीदने के लिए, जो हमने पैसे अरेंज किए थे 1 लाख रुपए, उस पर हार्डली हमें 8,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो भाई 8,000 रुपए हम महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं और 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये फायदे का सौदा है। ये वही बात यहाँ पर स्टेटमेंट 3 में की जा रही। स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज को।
सवाल है आइडेंटिफाई द सिचुएशन फ्रॉम बिलो ऑप्शन व्हिच एक्सप्लेन व्हेन लोन्स कैन बी बेटर देन इक्विटी, यानी कि इनमें से लोन जो है इक्विटी से बेहतर है किन किन कंडीशंस में, यानी कि हम लोन ना लें बल्कि अपनी कंपनी के, है ना, सॉरी, व्हेन लोन कैन बी बेटर देन इक्विटी, यानी कि हम अपनी कंपनी के शेयर ना बेच करके हम लोन ले लें, ऐसा किन किन कंडीशन में अच्छा रहता है। जैसे समझो, मान लो मेरी कंपनी है सीआईबी विद स्टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, तो अगर मान लो मैं इसके शेयर जो है लोगों को बेच दूं कि भाई हमको 50 लाख रुपए दो, बदले में हम तुमको 20% शेयर देंगे, तो अब जितना भी 20% प्रॉफिट वो हमेशा उनके पास ज्यादा रहेगा पूरी जिंदगी के लिए। उससे बेहतर होगा कि मैं 50 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना काम कर लूं। उससे बेहतर क्या होगा, मैं 50 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना काम कर लूं, तो वो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विडिटी मेरी बनी रहेगी, मेरा अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो पहला है डिविडेंड पेमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट टर्न आउट टू बी हायर देन रीपेबल लोन। मतलब इनका कहने का ये है कि लोन में जितना पैसा भरोगे उससे कहीं ज्यादा जो है आपको डिविडेंड पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने इक्विटी इश्यू करी है, लोन मतलब शेयर दिया हुआ है, तो शेयर की वजह से आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। When equity investors expect higher return and cost of capital become high, अगर जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जो हमारे जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, अगर वो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो उस केस में हमें ज्यादा रिटर्न अगर देना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगी हो जाएगी, लोन सस्ता पड़ेगा, इक्विटी महंगी पड़ जाएगी। एक्सपर्ट्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू अरेंज फॉर पब्लिक फंड। अगर आप शेयर लाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में उतारना चाहते हैं, आईपीओ वगैरह लाना पड़ेगा, तो उस केस में आईपीओ वगैरह लाने के लिए आपको एक्सपर्ट और मार्केटिंग एजेंसीज की भी जरूरत पड़ेगी। लोन लेने के केस में ऐसी जरूरत नहीं होती है। When promoters do not wish to have any dilution in the ownership control but need long term fund, अगर जो हमारे प्रमोटर हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की है वो नहीं चाहते कि उनका ओनरशिप में कोई डायल्यूशन हो, वो खुद ही मालिक बने रहना चाहते हैं, तो उस केस में भी मतलब लोन ज्यादा बेहतर विकल्प है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी की सारी जो है मतलब बेहतर ही हैं। लोन लेना ज्यादा बेहतर है इक्विटी के मुकाबले, लोन लेना बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर लोन नहीं लोगे, इक्विटी दोगे तो तुम्हारी ओनरशिप चली जाएगी। ठीक है, तो डी वाला पॉइंट सही हो गया कि भाई लोन ले लेंगे तो हमारी इक्विटी डायलूट नहीं होगी, हमारी ओनरशिप डायलूट नहीं होगी। दूसरा, अगर हमें शेयर इश्यू करने हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट और मार्केटिंग एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे जो है लोन के केस में ये भी जरूरत नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टर्स अगर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं आपसे, उनकी उम्मीदें ज्यादा होंगी आपसे रिटर्न की, तो उस केस में भी आपको ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। हो सकता है लोन के केस में कम ही इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है, इस तरीके से डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ सकता है लोन के इंटरेस्ट के मुकाबले। तो ये सारी की सारी बातें जो है जस्टिफाई हैं कि लोन लेना बेहतर है इक्विटी के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल आते हैं सर मॉड्यूल बी से, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मॉड्यूल सी से डी, मॉड्यूल बी से और सी से यू विल गेट न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईबीएफ द्वारा। कन्वर्जन प्राइस इक्वल टू होता है इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन प्राइस इक्वल टू होता है इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेट। तो इशू प्राइस क्या है? 1,000 रुपए पर डिवेंचर को इशू किया गया है, प्राइस ऑफ 1,000। कन्वर्जन रेट कितना है? 40 का, तो 25 रुपए का एक डिवेंचर पड़ेगा।
ठीक है, 25 रुपीज। क्वेश्चन सर ये 2 बार पूछ चुके हैं अभी तक, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला पूछा गया है आपसे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, सर मॉड्यूल बी इस समय जो है क्लासेस चल रही हैं, कल मॉड्यूल सी पढ़ेंगे अपन। इसके पहले भी मैंने टॉप एमसीक्यूज आपको करवा रखे हैं, दैट कैन बी आल्सो हेल्पफुल। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या दूसरा फार्मूला ये भी होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला है डिग्री ऑफ ध्यान रख करके जाइएगा फ्रेंड, जो है आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। और डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT, है ना। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो EBIT कट जाता है, तो ये हो जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। ये मतलब आपको इससे न्यूमेरिकल समथिंग लाइक दैट यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। पक्का मिलेगा, बचोगे नहीं आप इससे इस चैप्टर में, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आपको ध्यान रहे। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹50 lakh and yields annually a profit of ₹5 lakh after depreciation at the rate 20%, straight line method, but before tax at 40%. Payback period of project, payback period आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स, कैलकुलेट करिए इसको। देखो बंदे ने टोटल 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसको 50 लाख रुपए कितने साल में मिल जाएगा, असली सवाल ये है कितने साल में, कितने ईयर में ये 50 लाख रुपए कमा लेगा। जबकि सिचुएशन ये है कि उसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 5 लाख रुपए है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख रुपए का है।
तो प्रॉफिट और टैक्स कितना लग रहा है सर? टैक्स 40% का है। कितना है? टैक्स 40% है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना कि जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स जो है 5 लाख रुपए है, आफ्टर डिप्रिसिएशन 20% का डिप्रिसिएशन में लग चुका है, लेकिन टैक्स नहीं लगा है, तो टैक्स निकाल लेते हैं 40%, तो 2 लाख रुपए निकल आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? टैक्स हम पे कर चुके होंगे, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ टैक्स पे करने के बाद में। उसके बाद में अब डेप्रिसिएशन इसमें जोड़ देंगे हम। क्यों जोड़ देंगे सर? क्योंकि देखो कितना 50 लाख रुपए का 20% डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है। एक्चुअल में 10 लाख रुपए कहीं जाते नहीं है, आ वो भी रहे, कैश फ्लो के तौर पर 10 लाख रुपए वो भी हमारे हो गए। ठीक है, तो 10 लाख ये हो गए, कुल मिलाकर के 13 लाख रुपए जो है एनुअल कैश फ्लो हो रहा है। एक साल में कितने रुपए का कैश फ्लो हो रहा है? 13 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट और 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया। ठीक है, तो 13 लाख रुपए। अब अगर हम 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब 50 लाख रुपए मैंने लगाया हुआ है, और उसमें से हर साल में 13 लाख रुपए जो है फ्रेंड्स, हर साल मुझे कैश फ्लो मिल रहा है, तो 13 लाख रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए कमाने में कितना समय लगेगा? यही आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर? ये 3.85 ईयर्स में आपका पूरा पैसा लौट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना करिएगा। देखो फिर से समझते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो 50 लाख रुपए में बना है, प्रॉफिट हो रहा है यील्ड एनुअल प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है सर? 5 लाख रुपए का। यील्ड एनुअल प्रॉफिट है 5 लाख, आफ्टर डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है 20% का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, लेकिन 40% का टैक्स देने से पहले, 40% का टैक्स देने से पहले, तो टैक्स नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमें टैक्स 40% देना पड़ेगा इस पे। तो इसके बाद 40% कितना हो जाएगा सर? 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? टैक्स देने के बाद प्रॉफिट हमारा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। ठीक है, प्लस हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 50 लाख रुपए हमने टोटल मशीनरी वगैरह में लगाया, उसका 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए हमें एक तरीके से और मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल का अगर डेप्रिसिएशन, मान लो हमने 60,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा और उस पर जो है 20% या मान लेते हैं 50% का डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हैं, तो 30,000 रुपए उसकी वैल्यू घट जाएगी, लेकिन 30,000 रुपए कहीं जाते नहीं है, सिर्फ बातों में होते हैं। ठीक है, तो 10 लाख वो आ गए और 3 लाख ये, कुल मिलाकर के बंदे ने 13 लाख रुपए एक साल में कमाया। अगर एक साल में 13 लाख रुपए कमाया, तो भाई 50 लाख कमाने में कितना समय लगेगा? 3.85 ईयर, दैट इज पे बैक पीरियड। कितना इन्वेस्ट किया है, कितने समय में हमें लौट आएगा, वही ये होता है आपका पे बैक पीरियड। अमाउंट इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया? 50 लाख, और एनुअल नेट इनफ्लो कितना होगा? 13 लाख रुपए का, तो 3.85 ईयर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी का शेप दिया गया है यहाँ, केस स्टडी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। एक्सिस लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट ए प्रोजेक्ट ऑफ सम ऑफ 6.5 लाख रुपए। एक कंपनी है जो 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसका 3 साल का टाइम पीरियड होगा। मशीन जब खराब हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी, तो भी 50,000 रुपए में बिकेगी। द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज 4 लाख रुपए। हर साल जो हमें प्रॉफिट होगा डेप्रिसिएशन से पहले, डेप्रिसिएशन देने के पहले, वो 4 लाख रुपए का होगा, ऐसा हमें दिया हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है कि कंप्यूट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अबव डेटा यूजिंग एनुअल मेथड फॉर थर्ड ईयर। हमें एनुअल मेथड यूज करना है, लेकिन थर्ड ईयर के लिए बताना है कितना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा। देखो ध्यान दो, ARR 3 तरीकों से कैलकुलेट होता है। ARR आपका 3 तरीकों से, पहला एनुअल मेथड से, दूसरा फ्रेंड्स होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मेथड से, और तीसरा हमारा होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड से। ठीक है, तो 3 तरीकों से कैलकुलेट होता है, और तीनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आपको एग्जाम में कोई एक मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें चार्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन देखो 4 लाख रुपए का है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना है सर? 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कैसे हो रहा है वो आप देख लेते हैं। आइए, प्रोजेक्ट की सर लाइफ कितनी है? 3 साल की है। हमने प्रोजेक्ट में लगाया कितना है? 6,50,000 रुपए। जब हम मशीन को वापस बेचेंगे स्क्रैप में, तो 50,000 रुपए हमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल हमारा कितना पैसा खत्म हुआ, डेप्रिशिएट हुआ? 6 लाख रुपए। कितने साल में डेप्रिशिएट हुआ सर? 3 साल में। 3 साल में 6 लाख रुपए, यानी हर साल 2 लाख रुपए हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है।
ठीक है, हर साल कितना डिप्रिशिएट हो रहा है, 2 लाख रुपए। इनिशियली कितना लगाया, अगर भंगार में बेचेंगे कितना मिलेगा, दोनों को घटा लीजिए, कितना बचा सर 6 लाख रुपए। कितने साल में डिप्रिशिएट होना है सर, 3 साल में। ये हमारा डिप्रिशिएशन हो गया। आइए अब देखते हैं, थोड़ा कहानी है बट हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हर साल दिया है, 2 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन था, ये प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन हो गया, यानी कि 4 लाख में से 2 लाख हम घटाते चले गए, तो प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन 2 लाख रुपए का हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने शुरुआत में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, 6.5 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए का हमारा डिप्रिशिएशन हो गया, तो हमारे पास बचे 4.5 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए का जो डिप्रिशिएशन हुआ वो वहां घट गया। फिर अगले साल कितना था हमारे पास, केवल 4.5 लाख रुपए मशीन की वैल्यू बची थी, उसमें से 2 लाख रुपए का फिर डिप्रिशिएशन हो गया, तो बचे 2.5 लाख। फिर 2.5 लाख में 2 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन हुआ, तो हमारे पास बचे केवल 50,000 रुपए। वही 50,000 रुपए जो इसने शुरू में कहा था कि भंगार में 50,000 रुपए हमारे बच जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेथड पे। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन चाहिए ARR के लिए, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन, तो हर एक केस में 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6.5 लाख। देखिए बिगिनिंग में 6.5 लाख, 4.5 लाख और 2.5 लाख रुपए, वही है यहाँ पर 2 लाख डिवाइड, तो ये आपका 80% आएगा। कितना आ रहा है सर, 80%। ठीक, ARR। तो प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, ये इसका फार्मूला है। इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये इसका फार्मूला है। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन 3 साल है, तो तीनों साल के लिए हमें निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन 4 लाख रुपए का है, तो फर्स्ट ईयर में हमें 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में भी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और तीसरे साल में भी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसका बाद में डिप्रिशिएशन कितना चार्ज करेंगे हम, सर कुल मिलाकर के 6.5 लाख रुपए है, 50,000 रुपए भंगार की वैल्यू, तो 6 लाख बचा। 6 लाख रुपए 3 साल में, यानी हर साल 2 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन लगाएंगे हम। वी विल डू दैट, 2 लाख का डिप्रिशिएशन। अब कितना बचा, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख, तीनों केसेस में। हमें थर्ड ईयर के लिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में थर्ड ईयर का पूछा है। सेकेंड ईयर का पूछता तो भी 2 ही लाख होता, फर्स्ट ईयर का पूछता तो भी 2 ही लाख होता। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन हमारा ये 2 ही लाख रहेगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे शुरुआत में 6.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 2 लाख रुपए का डिप्रिशिएशन निकल गया, तो कितना बचा सर, 4.5 लाख रुपए। तो यानी जब ईयर की शुरुआत हुई थी, पहले ईयर की शुरुआत हुई थी, तो 6.5 लाख का बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट था, आखिरी में 4.5 लाख का बचा। फिर सेकेंड ईयर में यही 4.5 लाख रुपए रहेंगे, जो एकदम आखिरी में थे वही शुरू में आ जाएंगे। फिर 2 लाख का डिप्रिशिएशन होगा, बचेंगे 2.5 लाख रुपए। और फिर थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो 2.5 लाख रुपए इनिशियली बचेंगे, और आखिरी में 50,000 रुपए बचेगा, क्योंकि 2 लाख का डिप्रिशिएशन हो चुका होगा। ठीक, तो बिगिनिंग में कितना है, 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 80% का डिप्रिशिएशन मिल जाएगा, 80% का डिप्रिशिएशन यूजिंग एनुअल मेथड। ठीक है, एनुअल मेथड की सहायता से। मैंने सर ये क्वेश्चन करवा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नया सीख रहे हैं। यूजिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या चेंजेस आ जाएंगे, देखिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। इसमें क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है, तो हमारा हर साल 2 लाख रुपए का एनुअल प्रॉफिट है। देखिए कैसे, ये हर साल प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन हमारा कितना है, 2 लाख। इसका एवरेज मांगता है कि औसतन कितना है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, कुल मिलाकर के 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा फाइनली 2 लाख रुपए। कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपए। तो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट हो गया सर 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 6.5 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई 6.5 लाख रुपए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 30.77 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं आएगा, इसमें एक ही आंसर आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड में हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, तो इसमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग होता है। अगर इसकी जगह पर आपसे पूछे एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज करके सॉल्व करिए इसी चीज को, एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, तो उस केस में क्या होता है,
एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो अभी हमने सॉल्व किया था कितना आया था, 2 लाख रुपए, है ना, क्योंकि 2 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख हो तो डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट एवरेज कैसे करेंगे, शुरुआत में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 6.5 लाख रुपए, आखिरी में कितना बचा था, सिर्फ 50,000 रुपए, इसी का एवरेज ले लेंगे तो आपका 3.5 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 3.5 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए डिवाइड बाई 3.5 लाख रुपए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.14। कितना आ जाएगा सर, 57.14। तो 3 मेथड फ्रेंड्स हमने यहां पर सीखे। पहला मेथड हमने क्या सीखा, पहला मेथड है जिसे बोलते हैं एनुअल मेथड। एनुअल मेथड में हर साल का अलग अलग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर हर बार चेंज होता रहता है। उसके बाद में दूसरा मेथड अगर आपसे टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड में पूछे तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, और अगर आपसे पूछता है एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड तो उस केस में एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एमपीबी डिसीजन रूल व्हेन शुड अ प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। अब ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है कि किस केस में हमें जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू के किस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। फटाफट आंसर करिए फ्रेंड जो है। तो जब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो उस केस में रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसमें ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। देखिए अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू है एक्सेप्ट करिए, अगर लेस देन इक्वल टू है तो रिजेक्ट करिए, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 ही हो जाए तो उस केस में आपकी मर्जी पर है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट विथ अ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। यानी कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की गई है। नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के लिए 60,000, सेकेंड ईयर के लिए 30,000 और थर्ड ईयर के लिए 25,000 रुपए है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% की लग रही है और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है 14% पर 3 साल के लिए ये दिया हुआ है आपको। तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें कुछ मेहनत नहीं है ज्यादा, सिंपल। इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया है, 5 लाख रुपए, यहां लिख लीजिए। फर्स्ट ईयर में कितना हमें पैसा मिल रहा है सर, 60,000 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है सर हमें, 30,000 रुपीज। कितना मिल रहा है सर, 30,000 रुपए। और थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है सर हमें, 25,000 रुपए। कितना, 25,000 रुपए हम पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। किस रेट पर, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वैल्यू आपको दे रखी होगी, पीवीआईएफ ये दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फॉर 3 ईयर्स आर, यानी कि 3 ईयर्स का मतलब ये 0.877 है, ये 0.769 है, ये 0.675 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसको 1 से ही कर दीजिएगा। क्यों 1 से, क्योंकि ये 1 साल बाद की बात नहीं हो रही, ये उसी ईयर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये शुरुआत की इन्वेस्टमेंट है, तो वही रहेगी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से फ्रेंड्स।
और ध्यान रखिएगा ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस में 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? माइनस में 5 लाख। माइनस में क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख। उतना ही हमको रिटर्न मिलना चाहिए, उतना ही रिटर्न हमें मिलना चाहिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिएगा 52,620, 23,070 और 16,875। ठीक है, ये सारे प्लस होंगे, यानी हमने इतना कमाया। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा, हमने इतना ही कमाया और उतना हमने खर्चा किया था। ठीक है, तो हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में ही आ जाएगा 40,7435 माइनस में, यानी नेट प्रेजेंट हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ गई है। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। तो अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है निगेटिव में आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये होगा निगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पर 4 लाख इतना होना चाहिए था फ्रेंड्स। ओके, 4,07,435 होना चाहिए था, बट ये गलत हो गया है क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा आंसर, निगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है। मैं इसको ठीक करवा दूंगा उसमें, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, ये कैलकुलेशन में गलती क्या हुई, यहाँ पर 5 लाख था, उसका 1 टाइम्स यहाँ पर 5 लाख होना चाहिए था, तब ये जो है माइनस में 40,735 आता और प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता। गलती हो गई, 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख लिख दिया गया है। What is the internal rate of return in the context of investment analysis? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? IRR के बारे में पूछ रहा है सर आपसे। व्हाट इज IRR? सर 14% का यूज बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या है ना, आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% पर दिया हुआ है, इसी को तो डायरेक्टली यूज किया गया है ना, ये चीज है। अगर ऐसा ना करते तो हम क्या करते, 1/1 प्लस आर टू द पावर n यूज करते। उस केस में क्या होता, 1/1 प्लस 0.14 की पावर 1 2 3 4 ऐसे करते, तब ये वैल्यू आती। ये जो वैल्यूज हैं ये निकाली गई हैं इसी तरीके से। ओके, लेकिन चूंकि हमें वैल्यू दे रखी है तो सीधे सीधे, अब अगर अब ये 14% ये सोचो यहाँ 10% हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये वैल्यू नहीं रहेंगी, वैल्यू तुरंत ही चेंज हो जाएगी। ये तो एक रहेगा, लेकिन ये सारी वैल्यू आपको नहीं दी जाएंगी एग्जामिनर के द्वारा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द डिस्काउंट रेट एट व्हिच नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम 0। ये एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पर एनपीवी 0 हो जाता है, तो उसे IRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। फिर है which investment appraisal method corrects the unrealistic assumption of reinvesting interim cash flow at the project's own internal rate of return and ensures only one rate is calculated even with the alternating positive and negative cash flow। मतलब सवाल ये है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड है जो कि करेक्शन करता है किस चीज में? अनरियलिस्टिक एजम्पशन करी जाती है। एक मेथड है जिसमें अनरियलिस्टिक एजम्पशन होती है कि जो भी इंटरिम कैश फ्लो होगा उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा उसी रेट पर जो प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है।
जो प्रोजेक्ट का IRR है उसी रेट पर ही हम दोबारा री इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऐसी एजम्पशन मान करके चलता है। उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड जो है सामने आया है मार्केट में, तो पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उस ये IRR की प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, उसी को ठीक करने के लिए MIRR को लाया गया था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MIRR लेकर आए थे। What is the correct formula for calculating CAPM, Capital Asset Pricing Model? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का करेक्ट फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी RE इक्वल टू होता है दिस, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी RE इक्वल टू RF प्लस BL इंटू RM माइनस RF होता है। सो B इज द फार्मूला हियर, ये है फार्मूला पूरा। इसके टर्म्स भी देख लेते हैं। RE इक्वल टू RF प्लस BL इंटू RM माइनस RF। RF जो होता है आपका ये रिस्क फ्री रेट को रिप्रेजेंट करता है। BL जो है आपका ये बीटा लेवरेज होता है, लेवरेज बीटा है ना, ये बीटा है, बीटा लेवरेज को रिप्रेजेंट करता है। RM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट होता है, RM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट होता है। और ये RF अगेन यही RF होता है, रिस्क फ्री रेट होता है। और इन दोनों के डिफरेंस को यानी कि RM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट में जो डिफरेंस होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाता है। तो फ्रेंड्स फार्मूला ध्यान रख करके एग्जाम में बैठें। ये भी क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हर शिफ्ट में बदल बदल के इन्होंने पूछे हुए हैं। हर शिफ्ट में फ्रेंड्स बदल बदल के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 5%, 8% है, कभी 7%, 10% कर देते हैं इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन ये पूछते हैं। पहले आप कैलकुलेट करें, फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। तो रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन USA इज, जिसे RF से डिनोट करते हैं 5%। रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन इंडिया इज 8%, इसे भी रिस्क फ्री ही कहेंगे। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इन इंडिया इज 14%, यानी कि इसे RA से डिनोट करते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलते हैं। 14% हो जाएगा आपका। कैलकुलेट करना है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन USA में कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस RA इक्वल टू 1 प्लस RF इंटू 1 प्लस RP, है ना। RA का मतलब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, RF का मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट, और RP का मतलब होता है रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो लेकिन इसकी फार्मूले की एक खासियत होती है कि पहले इसे एक कंट्री के लिए लगाया जाता है। तो यानी अगर इंडिया के लिए लगाओगे तो इंडिया के लिए, अगर USA के लिए लगाओगे तो USA के लिए। तो पहले हम इसे इंडिया के लिए लगाएंगे। सवाल यह है कि सर USA के लिए क्यों नहीं लगाएंगे,
क्योंकि देखो यूएसए के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज पता है, क्या, ये वाला, सिर्फ ये यूएस के बारे में पता है, आरएफ, यानी हमें सिर्फ ये पता है यूएस के बारे में। जबकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें आरएफ पता है और हमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ये इंडिया के लिए देखो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो हमें दो चीजें पता है, इसलिए हमको इसे इंडिया के लिए लगाना ठीक रहेगा। तो 1 प्लस आर ए 0.14 हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1 प्लस आर एफ, हाउ मच इज इट इंडिया के लिए 0.8 इंटू 1 प्लस आरपी, रिस्क प्रीमियम सेम ही माना जाएगा इंडिया और यूएस के लिए, तो ये हो जाएगा 1.14 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू 1 प्लस आरपी। ये इधर चलाया ना, डिवाइड कर दिया, अब इसको डिवाइड कर देते हैं फटाफट फ्रेंड्स। 1.14 1.08, तो ये आ जा रहा है फ्रेंड्स 1.055 है ना, 1.055 या 56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नियर बाई के लिए 1.056। तो हम अगर आरपी निकालेंगे, क्योंकि ये 1 प्लस इतना है इक्वल टू, तो आरपी इक्वल टू 0.056, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन ताकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदल जाए, तो ये जो है खिसक के यहाँ जाएगा 5.6% आ जाएगा, है ना। आरपी कितना आ गया 5.6%। अब 5.6% को यूज करेंगे कहां पे, फिर से इसी फार्मूले को फ्रेंड्स हम फिर से यूज करेंगे। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था, यूएसए के लिए हमारे पास क्या है, यूएसए के लिए हमारे पास रिस्क फ्री यानी सिर्फ ये वाला था, लेकिन अभी हमने आरपी कैलकुलेट कर लिया तो ये भी हमारा निकल आया है, क्योंकि इंडिया और यूएसए का आरपी सेम ही माना जाता है, रिस्क प्रीमियम सेम। अब ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये निकालना है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ये निकालना है, तो हम उठा करके 1 प्लस रिस्क फ्री यूएसए का कितना है 5%, 0.05, ठीक, इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस आरपी अभी कितना आया था 1.056, ये आया हुआ था, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो 1.05 इंटू 1.056, 1.1088, 1.1088, 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ठीक है, तो 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड इक्वल टू 1.1088, तो रिस्क एडजस्टेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1088। आपने क्या करना है, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये जो है इंटरेस्ट मिल जाए, तो 10.88% आ जाएगा आपका, ये 10.88 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो अपना ये जो 10.83 है ये नियर बाई में है, इसी को कर लेंगे अपन, ये वाला एक से वैल्यू निकाली दूसरे में रखी। फ्रेंड्स बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार, और पता है हर शिफ्ट में ये चेंज कर देते हैं, मतलब चेंज का मतलब कि डिजिट बदल देते हैं बस, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला पता हो तो ये आसानी से लगा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 खुद सॉल्व करें। आप लोग खुद सॉल्व करें फ्रेंड्स इसे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज डीएफएल दिया हुआ है आपको, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.25, ओके यू गॉट इट, एंड द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इज 62.5, तो व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन, इसमें अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 1.25, ये दिया हुआ है 62.5% या 62.5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करना है आपको, ईबीआईटी, ठीक।
ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल टू 62.5 डिवाइडेड बाई 1.25। कैलकुलेट करिएगा, 50% आपको आंसर मिल जाएगा। 50% कितना आ जाएगा सर? 50% आएगा फ्रेंड, 50%। ठीक है, ये देखिए, यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट। कृष्णा लिमिटेड हैज ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख, और इंटरेस्ट पे जो खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज पूछ रहा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे लगता है कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। तो देखो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज का फार्मूला क्या होता है? कई सारे फार्मूले हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे। ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये दो चीजें होती हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 3 लाख रुपए। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दें तो निकल आएगा। तो ये हमारा 3 लाख है, माइनस इंटरेस्ट कितना किया है हमने पे? 1 लाख रुपए, घटाओगे तो तुम्हारा 2 लाख निकल आएगा। 2 लाख क्या निकला है सर? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स है 2 लाख, डिवाइड कर दीजिए 1.5 का, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज निकल करके सामने आ जाता है। 1.5 का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज निकल करके आ जाता है। When entity's business is operating at break-even level, earning before tax is nil. Degree of financial leverage will be, तो एक बिजनेस है जो कि ब्रेक इवन लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग बिफोर टैक्स उसका नील हो गया है, जीरो हो गया है। तो उस केस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड, जो है सिचुएशन बेस्ड से 4 सिचुएशन होती हैं, देखिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, 4 सिचुएशन होती हैं, उनको पढ़ करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन उठता है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर टैक्स यहां दिया कि भाई नील है, जीरो है। इफ अर्निंग बिफोर टैक्स इज जीरो, देन इट विल बी इंफिनिटी, जिसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो इट विल बी अनडिफाइंड। अ फर्म ऑपरेट एट नील ईबीआईटी, एक फर्म है जिसका ईबीआईटी नील है, तो ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू होता है क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, है ना। इसी के आधार पर कंक्लूजन निकालिए। ठीक है, तो ईबीआईटी जीरो है अगर, तो अब इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा, या इसे अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। इट बिकम इनफाइनाइट, इट बिकम अनडिफाइंड, लाइक दैट, जो भी आंसर में हो। डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज को कैसे डिफाइन किया गया है? ऑप्शन 1 और 3 सेम नहीं है सर, ये ऑपरेशनल है और ये ऑपरेटिंग है, सेम नहीं है सर। सर ये डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है।
इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेशनल लेवरेज इज नॉट देयर. ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, खतरनाक तरीके से खेला था ये भी अपनी इमोशन के साथ में. इफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन यूएस इज 3%, इंडिया में 9% है. स्पॉट डॉलर का रेट जो है 83 रुपए है. तो सेकेंड ईयर फॉरवर्ड रेट यूएसडी का कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा गया है. क्वेश्चन ये भी पूछा गया सर. अभी तक जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने पढ़ाए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेरोजगार हो, नल्ला हो. सारे के सारे क्वेश्चन आईआईबीएफ के द्वारा काम में लिए जाते हैं. You can expect the questions. तो यहाँ सिंपल सा एक फार्मूला होता है. अगर आपको वो फार्मूला याद है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको nth ईयर के लिए स्पॉट रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उस केस में फार्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट नहीं, फॉरवर्ड रेट निकालेंगे. तो फ्रेंड्स फार्मूला होता है स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n. ठीक है, जहां आर ऊपर में इंडिया वाला और नीचे में यूएस वाला. ठीक है, नीचे में किसको रखेंगे? जिसका रेट दे रखा हो. स्पॉट यूएस का दिया हुआ है और स्पॉट यूएस का ही फॉरवर्ड पूछ रहा है, तो जिसका फॉरवर्ड का पूछा गया है यूएस का ही, तो उसको नीचे रखेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया टू दी पावर n, ये फार्मूला होता है. अब अगर हमें स्पॉट रेट पता है, हाँ सर 83 रुपए दिया हुआ है, 83 इट इज गिवन ओवर हियर, इनटू 1 प्लस आर इंडिया वाला. इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रिस्क फ्री? 9%. तो इसे फ्रेंड 0.09 ध्यान रखिएगा, 9% नहीं लिखते हैं, है ना. उसके बाद में 1 अपॉन आर यूएस वाला, तो 1 प्लस 0.3 की पावर कितना सर? 2. क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर का पूछा हुआ है. अगर फर्स्ट ईयर का पूछता तो सर यहाँ पर हम 1 लिख देते. अगर थर्ड ईयर का पूछता तो सर यहाँ पर हम 3 लिख देते. ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर रखिए. सेकेंड ईयर के लिए पूछा है तो 2 रख देंगे. बस केवल कैलकुलेशन बचती है सर, बाकी सब कुछ डन है. ओनली द कैलकुलेशन इज पेंडिंग. 83 इंटू ये हो जाएगा 1.09 अपॉन 1.03 पूरे की पावर 2. तो अगर इसको हम कैलकुलेटर पर चढ़ाएं तो 83 इंटू ये आ जा रहा है 1.058. ठीक है, 058 की पावर 2. तो 83 इंटू अगर इसकी पावर 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 1.1194 के आसपास आ रहा है. मल्टीप्लाई कर देते हैं. कितना आ रहा है फ्रेंड्स आप लोग का कैलकुलेशन? 95 के अराउंड में आ रहा है क्या? 92.91 आ रहा है मेरा. 92.91 के आसपास आ रहा है. आपका ज्यादा कम आ रहा है क्या? 93 मान लीजिए हार्डली. हाँ, यही 92.91 या इसी मतलब हार्डली 93 के आसपास हम पहुंच रहे हैं. ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा. फिलहाल के लिए 95 मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा 92.9192 ऐसे आसपास आ रहा है. इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा. फंडा आप समझ लीजिए. ठीक है, एग्जाम में फ्रेंड जो है जो पूछा था उन्होंने वो फर्स्ट ईयर के लिए पूछा था. फर्स्ट ईयर के लिए पूछा था. मैंने आपको सेकंड ईयर के लिए करवा दिया है, बट फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने पूछा हुआ था. अगर इसी क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना हो तो कितना आ जाएगा? इसी क्वेश्चन में
अगर फर्स्ट ईयर के लिए तो पावर 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? पावर 1। तो ये हो जाएगा 83 इंटू 1.09 अपान 1.03। बस सिंपल यही कैलकुलेट कर लीजिए, फिर देखिए कितना आता है। फर्स्ट ईयर के लिए पूछा था एग्जाम में, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर भी करवा दे रहा हूं आपको, नहीं तो पता चलेगी। ये लगभग 87.83 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 87.83 के आसपास आएगा अगर पूछता है तो। व्हाट इज कॉल ऑप्शन इन डिवेंचर? डिवेंचर में कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है? है ना सर, ये खतरनाक क्वेश्चन देखिए कितना तगड़ी लैंग्वेज से डिजाइन किया गया है। देखिए, कॉल ऑप्शन मतलब होता है राइट टू बाई, राइट टू बाई। ठीक है, और राइट टू बाई का अधिकार कंपनी को होता है कॉल ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। राइट टू बाई, खरीदने का अधिकार, वापस खरीदने का अधिकार, ये है। द इश्यूअर कैन रीपे द प्रिंसिपल बिफोर ड्यू डेट एट ए फिक्स प्राइस, यानी कि जो भी मूलधन है उसको वापस दे देगा और खुद खरीद लेगा वापस कॉल ऑप्शन में। ठीक है, और पुट ऑप्शन अगर बोलता है यहां पर सर पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन जो है किसको अवेलेबल होता है? इन्वेस्टर को या बायर को, मतलब जिसने हमारा डिवेंचर खरीदा हुआ है, जनता को। ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन टू डिमांड रिडीम्पशन बिफोर ड्यू डेट एट ए फिक्स प्राइस। मतलब यहां पर क्या है, इन्वेस्टर बोलेगा कि हमारा पहले ही हमको बेचना है, यहां पर बेचने का अधिकार। लेकिन पुट ऑप्शन किसके पास होता है? इन्वेस्टर के पास में। और कॉल ऑप्शन किसके पास होता है? इश्यूअर या इशू करने वाली कंपनी, इश्यूअर या इशू करने वाली कंपनी। ठीक है, तो ये है, देखिए पढ़ लीजिए अगर मतलब लगता है कि नहीं सर सही नहीं है। ऑप्शन विद द इशूअर, द कंपनी इशूइंग डिवेंचर कैन इनकॉर्पोरेट एन ऑप्शन लाइक कॉल ऑप्शन where it can repay the principal before due date at fixed price. This is called call option. पढ़िए सर, पढ़िए। Here it is. C. The company issuing debenture can incorporate an option like call option. कॉल ऑप्शन इनकॉर्पोरेट करेगी जहां पर where it can repay the principal before due date, जहां पर वो कंपनी खुद बाई कर लेगी। कॉल ऑप्शन है राइट टू बाई, कंपनी को खरीदने का, वापस खरीदने का अधिकार है। ऑप्शन विद द इन्वेस्टर क्या होता है? द कंपनी इशूइंग डिवेंचर कैन इनकॉर्पोरेट एन ऑप्शन लाइक पुट ऑप्शन वेयर इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन टू डिमांड रिडेम्पशन बिफोर ड्यू डेट एट ए फिक्स प्राइस, यानी कि यहां पर राइट टू सेल का अधिकार है, बेचने का अधिकार है। वो डिमांड करेगा कि मैं बेचना चाहता हूं, तुम इसको मुझे वापस तो करो पैसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो यहां पर इश्यूअर के पास में क्या है? कॉल ऑप्शन, और इन्वेस्टर के पास क्या है? पुट ऑप्शन। और दोनों अगर आप देखेंगे तो बेचने की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिए। एक बार डिवेंचर बेचा जा चुका है, डिवेंचर बेचा जा चुका है, अब उसके बाद बात हो रही कॉल ऑप्शन में कंपनी खुद बाई कर रही है, और पुट ऑप्शन में इन्वेस्टर खुद जो है बेच रहा है। डिवेंचर पहली बार बेचा जा चुका है, डिवेंचर किसी के पास है, अब जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन वहां पर इन्वेस्ट होते हैं। यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये घुमाते हैं सर जो है, दे मतलब रोटेट करेंगे आपको इसी तरीके से। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्टाफिंग फंक्शन का? ये मॉड्यूल ए का क्वेश्चन है पर यहां रख दिया क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। सो हियर इट इज,
तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। करेक्ट है। पहले हम रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस निकालते हैं कि भैया हमको लोगों को हायर करना है, फिर उनका इंटरव्यू करके सिलेक्शन करते हैं। जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग, आप पीओ बने हैं तो यही प्रोसेस हुई होगी। पहले आईबीपीएस की वैकेंसी आई, फिर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपको उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर उन्होंने एक ब्रांच, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस कुछ अलॉट कर दिया, प्लेसमेंट। इसी क्रम में ये काम होता है सर। ओके, सो ध्यान रखें। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2024 में पूछा था उन्होंने। SECI जो मॉडल है, यार मैंने रखा था फुल फॉर्म, ये है, ठीक है। SECI का फुल फॉर्म देख लीजिए, सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन। SECI का फुल फॉर्म ये होता है। तो सवाल ये था कि SECI मॉडल जो है, जो नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको स्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? इसको किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? नोनाका एंड टकोइची, या नोनाका विलियम्स, वर्कोविच विलियम्स, नोनाका और वर्कोविच। आपको बताना है सर कि हु इज द फाउंडर ऑफ SECI मॉडल, नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सर ये स्टाफिंग जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है, जहां पर आपका ट्रेनिंग वगैरह प्लेसमेंट की बात होती है वहीं पर ही है, ठीक है। तो सर नीचे अगर आपने आंसर देख लिया है और उसी को कर रहे हैं तो वो गलत है। ये जो है नोनाका और टकोइची द्वारा किया गया था। हाँ बिल्कुल, सब डी बोले, लेकिन यही सर, यही तो माइंड गेम है आपके लिए। ये आंसर है सर, आंसर ए है सर। ध्यान दीजिएगा, वो डी गलत लिखा हुआ था मैंने, इसीलिए लिखा हुआ था सर। मैं भी देखना चाहता था कि आपको नॉलेज कितनी है, इस चक्कर में ना रहे, भ्रम में ना आए कि सर ने डी कहा है। तो इसका आंसर सर ये है। ये जो है 2024 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो ये नोनाका और टकोइची द्वारा डेवलप किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। बस फ्रेंड्स यहीं पर ही अपने ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। 28 क्वेश्चंस हो गए हैं, 28 क्वेश्चंस आर देयर। निकल जाएगा सर, बहुत आराम से निकलेगा ये पेपर, एकदम मक्खन की तरह, घबराए नहीं, ठीक है। तो कल जो है मैं मिलता हूं आपको, वी विल मीट विद द मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी के साथ आएंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर मॉड्यूल बी के भी मुझे लगते हैं, जैसे इसमें ए के इंक्लूड किए, जो लगेगा कि नहीं जरूरी है उसको भी मैं यहाँ पर रखूंगा, और भी न्यूमेरिकल इसमें इंक्लूड करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा, ठीक है। बाकी जो है ये यही पूछते हैं सर, जो मैंने आपको पढ़ाया है, न्यूमेरिकल जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, इसी से ही न्यूमेरिकल पूछते हैं। इतनी इससे ज्यादा गहराई में जाते हुए मैंने जो है देखा नहीं है सर जी, मैंने इससे ज्यादा गहराई में इनको जाते हुए नहीं देखा है। SECI मॉडल का जो है ये जो फुल फॉर्म है वो ये आपके सामने है। सोशलाइजेशन, ये भी पूछ लेते हैं, सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कम्बिनेशन और इंटरनलाइजेशन। अनिल सर कितने मार्क्स आए थे आपके, मैं जानना ही चाह रहा था। हिमेल सर देखिए 45 और 48 आए हैं, तो इसमें तो आप 60 नंबर से कम लाएंगे ही नहीं, पढ़ते रहिए बस। 54, बहुत बढ़िया सर, गुड। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट मिनट रिवीजन में मैं क्या बोलूं सर, जो है टॉप MCQs पढ़िए, बुलेट पॉइंट्स रेफर कर लीजिए, और वैसे तो हफ्ते भर का टाइम है, आपको चाहिए कि जो है सारा देख डालिए, या कम से कम 3 मॉड्यूल देख डालिए, ठीक है सर। IT के लिए सर देखो ऐसा है कि IT, अगर आपने IT ऑप्शनल में ले रखा है तो एक चैनल है गीकी बैंकर्स, ठीक है। गीकी बैंकर्स करके एक चैनल है यूट्यूब पर, उनका ऐप भी है, आप चाहें तो इनको रेफर करें, ठीक है। लेकिन एक बार आप खुद से देख लें, एश्योर कर लें कि आपको पसंद आ रहा है, 2-4 लेक्चर इनके अटेंड कर लें,
यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आपको लगता है इट इज गुड, आपको अच्छा लग रहा है, देन गो फॉर इट। हाँ सर, ऐप डाउन रहेगी 6 घंटे के लिए। ऐप जो है डाउन है कल, यानी कल बृहस्पतिवार है 19 तारीख को रात में 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, यानी कि सुबह को 6 बजे 20 तारीख तक बंद रहेगी, लेकिन ऑफलाइन वीडियो चलते रहेंगे। चलिए, थर्ड शिफ्ट में 54 अच्छा मार्क्स है सर जो है अनिल जी। तो आप गीकी बैंकर्स को रेफर कर सकते हैं, एक बार आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया था, फिर बाद में उन्होंने कहा कि सर मजा नहीं आया, तो मतलब 50-50 है मेरी तरफ से। रिकमेंड मैं इन्हीं को करता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो एक बार आप देखें जरूर। नहीं नहीं, आराम करिए, सोइए जरूरी है, बट पढ़िए भी। 87 आवर्स वीडियो नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल, हाँ ये चीज है। चलिए, गुड नाइट सर, कल मिलता हूं मैं आपको मॉड्यूल सी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नहीं, कल रात 12 बजे, कल रात 12 बजे बंद होगी, सुबह 6 बजे ओपन होगी कल। आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है, कल बंद होगी ऐप, 12 से 6 गायब रहेगी। ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, 10, 20, 50 जितने भी आपसे संभव है, 10, 5, और उनको आप देख सकते हैं। रात 12 से सुबह 6 है। अब कई बार क्या है कि हो सकता है आपका शेड्यूल ऐसा हो कि मतलब रात 12 बजे के बाद पढ़ते हो या सुबह उठकर पढ़ते हो, तो उस केस के लिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। ऐप पे भी मैसेज और नोटिफिकेशन जा चुका है। ऑफलाइन वीडियो चलेंगे, ऐप नहीं चलेगी। आज का वीडियो और पिछले कल का वीडियो, पीडीएफ, सब कुछ आपको कल 11-12 बजे 1 बजे तक मिल जाएगा, दोपहर तक आपको मिल जाएगा सर।